हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब है आपका लेक्चर नंबर 22। ठीक है, 22 में हम क्या करेंगे, जो भी हमने चैप्टर अपना पढ़ा है एनुअल इक्विवेलेंट मेथड का, ठीक है, जो कि दो तरीक़ों से हो रहा है, रेवेन्यू डोमिनेटेड और कॉस्ट डोमिनेटेड से। उनको हम क्या करेंगे, उसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ये है आपका जो हमने चैप्टर अभी किया था पिछले लेक्चर में, ऑल्टरनेट अप्रोच थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसके हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे ये यूज़ होगा मेथड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कहाँ प्लस माइनस आ रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि रेवेन्यू मेथड से करना है कि कॉस्ट मेथड से करना है, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं इसी इक्विवेलेंट एनुअल इक्विवेलेंट मेथड के न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्या है, in this section the application of the annual equivalent method is demonstrated with several numerical examples। ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं, a company provides a car to its chief executive। ठीक है, अब एक कंपनी है, उसने एक गाड़ी दी है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनका है उसको। ठीक है, the owner of the company is concerned about the increasing cost of petrol। ठीक है, अब क्या है कि एक जो ओनर है कंपनी का, जो कि कंपनी गाड़ी दे रही है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, उस कंपनी का जो ओनर है उसको थोड़ा सा कंसर्न ये है कि हम गाड़ी तो इसे दे देंगे, लेकिन उसको पता है कि पेट्रोल की कॉस्ट क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि क्या है, उसकी कीमत बढ़ रही है पेट्रोल की। ठीक है, तो आप वो कैसे डिसीजन लेगा, क्या करेगा, वो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। The cost per liter of petrol for the first year of operation is ₹21। ठीक है, जो कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल होगी, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए, मैं आपको एक एक बात इसलिए बता रही हूँ, 1 लीटर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सब कुछ, लेकिन ये है कि आगे ना पूरी कैलकुलेशन है कि हम 1 लीटर के लिए नहीं बल्कि इतने लीटर्स के लिए निकालेंगे, साल के लिए नहीं बल्कि इस तरह। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक बात बता रही हूँ ताकि आगे आपको सही से समझ आए। तो क्या है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल जो है 1 लीटर के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, वो कितनी है, ₹21। ठीक है, he feels that the cost of petrol would be increasing by ₹1 in every year। अब उसे क्या लगता है कि जो पहला साल तो ऑपरेशन का जो पर लीटर है, कॉस्ट है पेट्रोल की, वो ₹21 है। ठीक है, 21 रुपए है, लेकिन उसको क्या लगता है कि हर साल पेट्रोल की कीमत क्या है, 1-1 रुपया बढ़ती जाएगी। ठीक है, his experience with his company car indicates that it averages 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब उसे पता है कि जो वो गाड़ी है जो वो दे रहे हैं उसको, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो एवरेज कितना चलती है, 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, उस पे जो पर लीटर ऑफ पेट्रोल है उस पे कितना है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ठीक है, अच्छा जी, the executive expects to drive an average of 20,000 kilometers each year for the next 4 years। और इन्हें पता है कि कितना लगेगा, 9 किलोमीटर चलाने पे कितना लगेगा, 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। और जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कितनी गाड़ी चलाएगा, 20,000 किलोमीटर्स उसको चलानी पड़ेगी ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ईच ईयर से आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, और दूसरा 4 years, नेक्स्ट 4 years क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपका डेटा यहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो। What is the annual equivalent cost of fuel over the period over this period of time। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या है। पहली बात तो आपको पता चल गई कि अब आपने कॉस्ट डोमिनेटेड मेथड यूज करना है। ठीक है, फ्यूल की एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी है, और एनुअल इक्विवेलेंट क्या होता है कि हर साल की। ठीक है, ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, कितना पीरियड ऑफ टाइम है, 4 years है जो। ठीक है, if he is offered similar service with the same quality on rental basis at ₹60,000 per year, should the owner continue to provide। अच्छा, इसमें अब वो क्या कह रहे हैं कि एक तो ऑप्शन ये, हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने होते हैं ना, बेसिकली तो हम उनको कंपेयर करते हैं। एक ये बात थी कि जो कंपनी है, जो ओनर है वो अपनी जो ओनर है वो अपनी कंपनी की कोई गाड़ी दे दे उसको,
ठीक है। अब एक क्या बात है कि वो सेम क्वालिटी और इतना ही सिमिलर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हुई एक गाड़ी दे दे रेंटल बेसिस की। ठीक है, गाड़ी क्या है, रेंट पे हो, अपनी गाड़ी ना हो कंपनी की, रेंट पे जो भी गाड़ी है वो दे दें। उस पे कितने पैसे आते हैं, ₹60,000 पर ईयर। ठीक है, पर ईयर 60,000 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ये आपको एनुअल पता चल गया कि जी हर साल ₹60,000 लगेंगे उसके लिए, लेकिन आप इस सारे डेटा से कैलकुलेट करोगे ऑल्टरनेटिव के अपनी गाड़ी दें तो कितना लगेगा, फिर आप उसे कंपेयर करोगे किससे, कि अगर रेंटल बेसिस पे गाड़ी हो उस पर तो 60,000 लगता है, तो आप देखें कि जब ओनर अपनी कंपनी की गाड़ी दे रहा है तो सस्ती पड़ती है या महंगी पड़ती है। अगर सस्ती पड़ती है तो क्योंकि हम कॉस्ट देख रहे हैं तो हम कौन सी एनुअल इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे, इसकी, ऊपर वाले की। ठीक है, और अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है और ये रेंटल बेसिस पे सस्ता पड़ता है, ठीक है, ये कॉस्ट कम है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, उस एनुअल इक्विवेलेंट को जो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, अगर ये कम पड़ता है तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारी सजेशन या ऑब्वियसली जो कंपनी देख रही है सारा कुछ, वो क्या करेगी कि वो ये वाला सिलेक्ट करे। अच्छा, अब क्या है, एज्यूम आई इज इक्वल टू 18%, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 18% है। If the rental car is preferred, then the company car will find some other use within the company. अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर सपोज रेंटल कार प्रेफर होती है, उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, तो जो गाड़ी की अपनी है, कंपनी की अपनी गाड़ी है, वो उससे किसी और चीज के लिए यूज कर लेगी। बेसिकली तो आप इसीलिए पूरा मेथड करते हो ना, कि आप देखो कि फायदा है इधर देने का या इसी चीज को, इसी गाड़ी को किसी और अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी है उसकी या बेहतर यूज है। ठीक है, तो अगर रेंटल बेहतर हुई तो वो क्या करेंगे, जो अपनी गाड़ी है वो नहीं देंगे, रेंटल कार को प्रेफर करेंगे और अपनी गाड़ी किसी और काम के लिए यूज कर लेंगे जिसमें उसको कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, फायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी, एक दफा मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है। अब देखो इसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास क्या निकल आया, एवरेज नंबर ऑफ किलोमीटर पर ईयर कितने हैं, 20,000 किलोमीटर। ठीक है, ये जो उसने एक्सपेक्ट किए थे कि वो कितनी चलाएगा, तकरीबन 20,000 किलोमीटर हर साल उससे क्या करना है चाहिए। ठीक है, ये एक चीज हो गई, एवरेज नंबर ऑफ किलोमीटर रन पर ईयर कितना होगा, 20,000 किलोमीटर होगा। अब नंबर ऑफ किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है, 9 किलोमीटर। ठीक है, ये भी चीज हमने क्या है ऊपर देखी थी, हमें गिवन है कि कितना होगा उसका नंबर ऑफ किलोमीटर जो कि 1 लीटर पे चल सकती है, वो कितने हैं, 9 किलोमीटर। 1 लीटर पे 9 किलोमीटर चल सकती है, उसने चलाने कितने, 20,000 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि हम देख लेंगे इनको आपस में डिवाइड करके, क्यों, क्योंकि हम देख लेंगे कि फिर पेट्रोल कंजम्पशन पूरे साल की कितनी होगी। ठीक है, अगर 1 लीटर जो पेट्रोल था वो 9 किलोमीटर चलाता था और इतने जो किलोमीटर्स हैं वो पर ईयर चलाने ही चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 20,000 को डिवाइड करेंगे 9 पे, जिससे हमारे पास क्या निकल आएगा कि फिर कितनी पेट्रोल कंजप्शन होगी एक साल में। ठीक है, पर ईयर कितनी पेट्रोल कंजम्पशन होगी, ये हमने निकाल लिया कि वो कितनी होगी, 2,222.2 लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास कितने लीटर्स निकल आए साल के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए, ये थी उसने जितने चलाने थे। ठीक है, और हमने देख लिया कि अब अगर उसने 20,000 चलाने हैं तो उससे कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। यहाँ तो हमें था ना कि 20,000 चलाने हैं तो 1 लीटर के लिए इतना लगता है, तो अब हम देखते हैं 20,000 के लिए कितना पेट्रोल लगता है। वो हमने कैसे निकाल लिया, ऐसे, कितना पेट्रोल लगता है 20,000 किलोमीटर अगर पूरे साल के लिए, इतना 2,222 लीटर्स नहीं लगते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई उसमें ज्यादा मसला नहीं है। एक साल के लिए इतना है तो आपने क्या है उसके लिए लिटर्स अलग से निकालिए, जितने किलोमीटर उसने चलाने हैं उस पर कितना पेट्रोल लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर द फर्स्ट ईयर कितना होगा। पहले साल के लिए उन्होंने हमें बिल्कुल ये सारा कुछ गिवन है इसमें। ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल है वो उन्होंने कितना बता दिया, फर्स्ट ईयर के लिए 21 लगेगा और फिर 1-1 रुपया बढ़ता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो हमने क्या किया,
पहला साल तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि जी पहले साल के लिए क्या है ₹21 लगेंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर द सेकेंड ईयर कितनी लगेगी, पहले कितना था ₹21 था ना, उसमें हमने क्या कहा था ₹1 बढ़ता जाएगा 22 हो गया। थर्ड ईयर के लिए क्या है 22 के अंदर एक और मिलाना है 23 हो गया। फिर अगले साल एक और रुपया बढ़ेगा तो कितना हो गया ₹24 हो गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब बेसिकली हमने निकालना क्या है, पहले हम देखते हैं फ्यूल एक्सपेंडिचर पहले साल के लिए कितना आता है। बिल्कुल सिंपल चीज है कि हमने निकाला था, अब हमने निकालना है कि कितना एक्सपेंडिचर आता है। पहले तो हम देखेंगे फ्यूल लगता कितना है एक साल के लिए, वो कितना लगता है वो हमने ये निकाल लिया था कि एक साल के लिए कितना पेट्रोल पर ईयर कितना लगेगा, कितना लगेगा इतना लगेगा, ठीक है। जब इतना लगेगा तो उसकी प्राइस, उसकी एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी। पहले साल के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹21 से, क्योंकि पहले साल जो कॉस्ट है वो 21 होगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड ईयर के लिए कितने से करेंगे 22 से, 21 से नहीं क्योंकि उसमें +1 क्या है ऐड हो गया, 22 से हो गया। थर्ड के लिए कितना होगा 23, फोर्थ ईयर के लिए कितना होगा 24। ये सारे हमारे पास क्या आ गए कि हर साल हमारा फ्यूल एक्सपेंडिचर कितना लगा। अब हमने क्या निकालना है, द एनुअल इक्वल इंक्रीमेंट कितना आया। इंक्रीमेंट क्या होता है जी। अब आपको पता है हर साल कितना इंक्रीमेंट आया, जी कितना आया, या तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लस हो रहा है। पहले साल अगर इतने रुपीस लग रहे थे तो अगले साल इतने लग रहे हैं, थर्ड ईयर इतने लग रहे हैं, फोर्थ ईयर इतने लग रहे हैं। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये इनको आपस में हमने इनका डिफरेंस देखा। देखो पहले साल अगर लगे, साथ हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लें, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे कि दूसरे साल कितने लग रहे हैं 4888, माइनस करेंगे पिछले साल जितने लगे थे तो इंक्रीज कितना आया एग्जैक्ट आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है 2220। फिर क्या करो, इसको ये माइनस करो इसमें से, तो कितना इंक्रीज आया, इंक्रीमेंट कितना आया, इतना ही आएगा, ठीक है। ये कितना है, ये भी एग्जैक्ट इसमें से इतना जो सेकंड वैल्यू है उसमें से पहली वाली माइनस करो तो इस साल कितना इंक्रीज आया इंक्रीमेंट, वो यही आया। हमें पता है पहले साल जी नहीं लगता, फिर क्या है कि उसके साथ क्या है जी हमारा लगता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है इंक्रीमेंट्स हो गए। अच्छा जी, ये हमारे पास जी निकल आया। अब क्या है कि हमें पता है कि जी हमारा निकलता कैसे है कि A1 के साथ जी होता है, अगले के साथ क्या है थर्ड ईयर में 2G लगेगा, और अगले में क्या है 4 ईयर के साथ 3G लगेगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या निकाल लेना, A1 तो हमें पता है जो पहले साल ये था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, A1 निकाल लिया, और जी हमारे पास कितना है ये वैल्यू आ गई जो मैंने आपको यहाँ बता दी, ठीक है। अब क्या है सिंपल, हमने क्या करना है, ए कैसे निकलेगा, निकालना हमें क्या था, ए निकालना था, एनुअल इक्विवेलेंट निकालना था, जिसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पूरे साल के लिए निकाल के कैलकुलेट करके इंक्रीमेंट पूरे 4 उनके लिए निकाल के अपना क्या है साल के लिए ए निकाल लिया। ये कैसे निकला, ये जो है कि यहाँ पे क्या यूज हुआ, A1 इसी तरह आ गया, ठीक है, जी इसी तरह आ गया। आगे जो वैल्यू यूज हुई है ये पीछे जाके आपने जो हमारा यूनिफॉर्म ग्रेडियंट मेथड था वहां से देख लेना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। 4 साल थे और इंटरेस्ट रेट क्या था 18%। इंटरेस्ट रेट कहाँ से आया है, उन्होंने हमें डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट क्या है गिवन होगा, ये देखो इंटरेस्ट रेट 18%, ठीक है। तो ये हमारा, हमने इधर वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वो अब आपने देख लेना है पीछे से, जिस तरह मैंने आपको बाकी दिखाए हैं उस तरह वो भी क्या है आपको गिवन है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट वाला। वहां से आपने देख लेना कि जी से ए कैसे निकल रहा है, ठीक है। वो उस आप पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया ये। आप देखो ये आपके पास एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाती है अपनी गाड़ी अगर कंपनी दे, और अगर वो रेंट करे तो कितनी कॉस्ट पड़ती है 60,000। बेहतर क्या है, कम कौन सी कॉस्ट है, ये कम है, वो अपनी दें तो उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है बजाय कि रेंटल कार जो है वो दें जो कि 60,000 उनको पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या चूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव बेस्ट उनके लिए क्या है कि वो अपनी कार दें, ठीक है।
The proposal of using the company car by spending for petrol by the company will cost an equivalent amount of this for 4 years. The amount is less than the annual rental value of 60,000. तो वो क्या करेंगे? Therefore, the company should continue to provide its own car to its executive. ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको थोड़ा सा जी लगा और इसमें क्या प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने हमें बता दिया था कि क्या है, किलोमीटर्स कितने पर ईयर वो रन करेगी, इतने करेगी, हर किलोमीटर पे कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है, पर 1 लीटर पेट्रोल पे कितना किलोमीटर रन करेगी, इतना। तो हमने फिर इनको क्या है आपस में डिवाइड करके देख लिया कि हमारा कितना लीटर लगेगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने निकाल लिया, पहले साल के लिए उन्होंने कहा कॉस्ट 21 आएगी, बाकी हर साल के लिए 1-1 रुपया ऐड होता रहेगा, बस वो आपने कर लिया। 22 हो गया, अगले के लिए 23 हो गया, अगले के लिए 24 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या आएगा, हर साल जो लगेगा, पहले साल के लिए उसके कॉस्ट कितनी पड़ेगी 21 रुपीज के ना, तो ऑब्वियसली 21 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर और फिर क्या है, सेकंड के लिए कितनी लगेगी 22, 23, 24, बस ये निकल आया। सिंपल, इसमें से आपका क्या है जी निकला है, और फिर क्या है आपने ये इसके लिए ए के लिए पुट कर दिया, और आपस में 60,000 जो आपके बिल्कुल गिवन है न्यूमेरिकल में, और इसको कंपेयर कर लिया। क्योंकि हम एनुअल कॉस्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट जिसकी कम है उस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि आपने, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये हम किस तरह, हमें कैसे पता चलेगा किसमें क्या प्रोसीजर, किसमें क्या, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप बस प्रैक्टिस करें, ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखते रहें, जो भी है उसको सही से समझे इसमें हुआ क्या, प्रैक्टिस करें इसकी, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है सेकंड, अ कंपनी इज प्लानिंग। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे, जैसा पिछले में बताया इसमें भी कि कहाँ से डेटा वगैरह कलेक्ट होगा और क्या यूज होगा आपका, ठीक है, फॉर्मूला। अ कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज एन एडवांस्ड मशीन सेंटर, 3 original manufacturers have responded to its tender whose particulars are tabulated. अब क्या, एक कंपनी है, उसने क्या करना है, उसने एक एडवांस मशीन परचेज करनी है, उस मशीन के 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब वो देखेगी कि उसको सबसे सस्ता कहाँ से पड़ेगा लेना, ठीक है, और उस वाले को वो क्या करेगी, सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है जी। अब क्या हम देखेंगे, हमें डेटा गिवन है, देखो डेटा क्या गिवन है, डाउन पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट क्या है, जो आप इनिशियल पेमेंट करते हो, जहां से आपको पता चल गया ये पी है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के लिए पी है, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अगला क्या है, ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईयरली इक्वल यानी कि जो एनुअल इक्वलेंट है आपके ए है, ऑल्टरनेटिव 1 के लिए ये है, बी के लिए ये है, सी के लिए ये है, ठीक है, 1 2 3 सॉरी, या ए बी सी जैसे भी ले लो। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है 15, यानी हमारा एन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, और आई क्या है हमें 20%, बिल्कुल सिंपल, ये वाला तो है, इसमें तो सारी चीजें जो पीछे थी बिल्कुल वैसे है, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या है, पहले ऑल्टरनेटिव की, पहले सबसे एक का निकालना है, फिर दूसरे का ए निकालना है, फिर तीसरे का निकालना है, फिर उन्हें आपस में कंपेयर करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब देखो ए हमारे पास गिवन है, हमने निकालना क्या है, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो वो किस मेथड से होगा वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। डाउन पेमेंट 50,000 हो गई, इक्वल जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 लाख हो गई, एन कितने 15 ईयर्स हो गए, आई कितना आ गया 20% आ गया, बिल्कुल सिंपल, ये लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपने सिंपल क्या किया, आपको पता है, पहले आपने P से A निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, P की वैल्यू गिवन है वो, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी उसका जो फैक्टर होता है, ठीक है। P में से A कैसे निकलता है पीछे मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वो निकाल लिया। इसमें ऐड क्या करोगे, ठीक है, एक तो आपका A वो है जो आपने P से निकाला, प्लस जो A गिवन है वो कितना गिवन है ये, उससे आपकी वैल्यू आ गई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब सेकंड के लिए आप क्या यूज करोगे, ये वाला डेटा यूज करोगे, ठीक है, सिर्फ ऊपर जो सेकंड में आएगा ये, ठीक है, वो कैसे आपने निकाल लिया, ये सेकंड के लिए सिंपल आपने क्या लगाया, अब आपकी P कितना है ये है, और P से A कैसे निकालोगे, फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा वो मैं आप पीछे आपको बता चुकी हूँ, पूरा चैप्टर आपने देख लिया,
ठीक है, एक दफा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि जिनको नहीं समझ आए उनको फिर भी कंफर्म हो जाए। ये वाले जो आपके पास फैक्टर्स है ना, ये हो गए। ठीक है, पी से आपने कैसे ए निकाल लिया, तो ये वाले आपने यूज कर लेना है, सात फैक्टर उसको क्या है मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज याद रखनी है कि आप रेवेन्यू के लिए देख रहे हो या कॉस्ट के लिए। हमें पता है कि ये वाला रेवेन्यू के लिए हमें चाहिए कॉस्ट के लिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये। ठीक है, बिल्कुल ये चीज मेरा ख्याल है आपको क्लियर है, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट ये बल्कि सेम ही है। ठीक है, जो फैक्टर है ये आपने यूज किया है नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये सही। और प्लस कितना कर लिया, जो कि आपका क्या है वैल्यू थी साथ ए की। ठीक है, केस 2 में ये थी। ये आपके पास एक और एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, फिर थर्ड देख लो, उसमें भी बिल्कुल सिंपल यही वाला पुट करना है फॉर्मूला। यहाँ पे जो पी है वो इसी का यूज करना है। ठीक है जी, और ये सारा कुछ वही है, प्लस इसके साथ आपने ए जो इसी वाले का था थर्ड ईयर का वो डालना है, और ये आपने निकाल लिया थर्ड ऑल्टरनेटिव सॉरी का। ठीक है, अब आपने तीनों का निकाल लिया, आपने सेलेक्ट कर लेना है कि जो कंपनी है उसके लिए बेस्ट क्या है कि वो कहाँ से मशीन ले, कौन से वाले जो मैन्युफैक्चरर है उससे ले। हम देखते हैं कि जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो हम देख लेते हैं। जो पहला था उसकी 3 लाख समथिंग थी ये। ठीक है, जो सेकंड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी इतनी कुछ कॉस्ट है, थ्री जो है पीछे बिल्कुल 3,06,000 थी, यहाँ पे क्या है 3,85,000। थर्ड क्या है 2,78,000। अब सबसे सस्ता कौन सा है, थर्ड वाला। कॉस्ट सबसे कम आपको इससे पड़ेगी, तो बेस्ट क्या है कि आप मशीन किससे लो, इस वाले से, थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, जिसमें डाउन पेमेंट आपको इतनी करनी पड़े, ईयरली आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी होगी, और ये क्या है आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जब आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 20% है, तो आपकी बेस्ट जो कॉस्ट है सबसे कम वो इस पे पड़ रही है। ठीक है जी, the annual equivalent cost of manufacture 3 is less than that of manufacture 1 and manufacture 2. Therefore, the company should buy the advanced machine center from manufacturer 3. Why? Because सबसे annual equivalent cost क्या है इसकी कम है, और क्योंकि हम मेथड ही annual equivalent कर रहे हैं तो हमने उसी मेथड से कॉस्ट निकाली। अगर प्रेजेंट वर्ड कर रहे होते या फ्यूचर वर्ड तो उनसे निकालते। ठीक है जी, तो ये क्या है आपका एक और न्यूमेरिकल हो गया। ये एक और मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, ये देखें, इसमें क्या है, अ कंपनी इन्वेस्ट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जो आपस में इकट्ठे अकर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो दो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनमें से कंपनी को किस में इन्वेस्ट करना है, किसी एक में उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये इन्वेस्ट इन, एक में उसने इन्वेस्ट कर दिया। The life of both alternatives is estimated to be 5 years with the following investment, annual returns and salvage value. सारी चीजें उन्हें दी हुई है, और उन्हें क्या बताया है, यहाँ से आपने n निकाल लेना है, लाइफ कितनी है 5 years है। ठीक है, तो इस पूरे को पढ़ते जाना है ताकि आप ये ना उस इसको देखो टेबल को n कहाँ से निकलेगा ये वो, तो ये सारा कुछ ऊपर गिवन होता है, और एंड तक देखना है। देखो i भी गिवन है, i कितना है 25%। दो अल्टरनेटिव्स हैं, ए के लिए अब अलग हम एनुअल इक्विवेलेंट निकालेंगे और यहाँ पे अलग एनुअल इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है जी, और उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे कि बेटर कौन सा है। अब हमने देखना है कि यहाँ एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट निकलेगी कि एनुअल इक्विवेलेंट रिटर्न निकलेगा, रेवेन्यू निकलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट होगी है, अब वो क्या देख रहे हैं, रिटर्न्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू देखेंगे, फिर क्या है, हम अगला क्या चीज देखेंगे, ये देखो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ना, यानी कि जो पी है शुरू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके साथ माइनस है। ये चीज आपको मैंने बताई हुई है कि जब माइनस हो, पी के साथ माइनस हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सा मेथड करना है, रेवेन्यू वाला मेथड करना है। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप रेवेन्यू डोमिनेटेड से निकालोगे अपना
एनुअल इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये माइनस है। और फिर रेवेन्यू से आपको पता चल जाता है कि एंड में आप कंपेयर किसके करोगे, जो वैल्यू हायर आएगी या लेस आएगी। कॉस्ट के लिए मिनिमम होता है, जब आप रेवेन्यू के लिए कर रहे हो तो कौन सी वाली वैल्यू देखोगे, जो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इन्वेस्टमेंट आपको दे दी गई पी यानी कि दे दिया गया, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, हमने लिख लिया। पहले ऑल्टरनेटिव एक लिए चीजें लिख लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भाई पी है यानी कि 1,50,000 है, माइनस यहाँ पे नहीं यूज करते, ठीक है। फिलहाल ये इन्होंने क्या है, सिर्फ वैल्यूज बता दी। एनुअल इक्वल जो रिटर्न है यानी ए है वो कितना है हर साल, 60,000 या 60,000 ए आ गया। सैलवेज वैल्यू क्या है, प्लस 15,000 है। सैलवेज वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 15,000 आ गई, ठीक है। लाइफ कितनी है यहाँ पे हमने देख लिया था, ये 5 इयर्स, और इंटरेस्ट रेट कितना है 25%, जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कैश फ्लो डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी। एनुअल इक्विवेलेंट रेवेन्यू एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या क्या चीजें, जो पहले हमारा फॉर्मूला था वो सारी चीजें निकाल ली। हमें पता है कि हम किससे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम पी के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं अपना, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम रेवेन्यू मेथड से निकाल रहे हैं। और बाकी चीजों के साथ प्लस क्यों लगाएंगे, रेवेन्यूज और सैलवेज वैल्यू के साथ, क्योंकि हम रेवेन्यू मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि उनके साथ क्या आएगा, मैंने बंद कर दिया तो दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये सैलवेज वैल्यू और इसके साथ रेवेन्यू के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये सबसे पहले क्या चीज है, अब देखो इन्होंने क्या है, बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला यूज किया है कि जो जो प्लस करना है वो कर लो, जो जो माइनस करना है वो कर लो, और साथ में उनके मल्टीप्लाई क्या कर दो, जो भी उनका फैक्टर है। फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, मैं आपको सब बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो पी निकाला, ठीक है, पी हमारे पास कितना था, -1,50,000। अब हमें पता है कि जब हम पी से ए निकालते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन क्या होता है, पी से आपने ए निकालना है तो उसके साथ वही फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्या है, पी से ए निकलता है। ये फॉर्मूलाज मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। उसमें आप एन यूज कर लोगे, ये अपना, ठीक है, एन क्या था 5, और बाकी क्या है, अब अपना इंटरेस्ट रेट यूज कर लोगे 25%। इसलिए हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि जिस 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 चीज से निकालना है उस चीज का साथ जो भी फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू से निकालना है ना, तो उसके साथ उसका फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपने क्या है, निकाल लिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, प्लस हमने किया ए कितना है 60,000। अब देखो ए से ए तो नहीं निकालते ना, तो इसलिए हमने इसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। प्लस जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उसमें हमने एक और चीज ऐड करनी है, सैलवेज वैल्यू। जो जो गिवन है वो सारा ऑब्वियसली आप करोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा हुआ है कैसा होता है, ठीक है। ये माइनस थी, प्लस ये इसमें ए डाल गया, प्लस इसमें जो आपका एस है वो डाल गया, ठीक है। ये आपका क्या था, सैलवेज वैल्यू 15,000 थी। अब आपको पता है सैलवेज वैल्यू एक तरह की फ्यूचर वैल्यू होती है, तो फ्यूचर वैल्यू से ए कैसे निकालते हैं, फैक्टर होता है ना उसके लिए, तो साथ क्या है, फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ गया 6,000 समथिंग आपका रेवेन्यू। बी के लिए आपने सेम वही चीजें डाटा यूज किया और सेम उसी तरह अपना ये लगा दिया फैक्टर, पहले का लगा दिया, प्लस ए ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ए से ए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। फिर फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई किया एफ से, क्योंकि आप एफ से ए निकालना है तो जो भी फैक्टर है उसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने निकाल लिया। ये कितना आ गया, 9,198। अब आपने देखना है कि रिटर्न किसमें ज्यादा है, क्योंकि हम रेवेन्यू मेथड से कर रहे हैं, किसका ज्यादा है। The annual equivalent net return of alternative B is more than that of alternative A, thus the company should select alternative B, ठीक है। इन्होंने क्या बता दिया कि B का रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, कंपनी A को शुड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव बी को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें जो है ना मुश्किल बात नहीं है, जैसे आपने पहले किए हुए हैं वही वाली सारी चीज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है। अब जो कुछ नेक्स्ट हैं
वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लेनी है। वो बिल्कुल इसी तरह के है, किसी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, जिस तरह के मैंने आपको करा दी है। ठीक है जी, ये देखें ये सारे। हम्म, ठीक है, ये एंड तक हम देखेंगे। ये हमारा फिर क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए, और फिर क्या है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर नंबर 23 होगा उसमें करेंगे। ठीक है जी। तो क्या है 21 में आपने देख लिया एनुअल इक्विवेलेंट मेथड कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट से भी करते हैं, रेवेन्यू से भी करते हैं, और उसके बाद क्या है आपने उसके कंसर्न न्यूमेरिकल्स देख लिए। ठीक है जी। अब जो बाकी के हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है, जो मैंने कराए हैं वो भी आपने देख लेने हैं, और फिर मुझसे उसके रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस पूछ लेने हैं जहाँ भी आपको डिफिकल्टी हो। होप से होगी नहीं, क्योंकि मैं जितना समझा सकती थी, जितनी बार वो मैंने आपके लिए समझा दी है। बाकी ये फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपने ज़रूर मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में क्या है पूछ लेना है। ठीक है जी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 22 भी हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।